गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड ए वेरी warm वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज ये आपकी क्लास रहने वाली है क्लास नंबर 18 NIOS समरी। इसमें हम कवर कर रहे हैं सीरीज में DSSB PRT 2024 के लिए। तो यूनिट नंबर 8 हमारी लास्ट क्लास में चली हुई थी, आज हम इसी को कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास में हमारी यूनिट नंबर 8 जो है ये कंप्लीट हो जाएगी और देन नेक्स्ट क्लास में हम फिर यूनिट नंबर 9 की ओर चलेंगे। सो गाइज, आज की वीडियो में हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रहने वाला है वो सबसे मेन यहाँ पर टॉपिक रहेगा टीचर एज ए रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर। यहाँ से आपके प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन बने हैं और साथ ही साथ इनिशिएटिव्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो आज की क्लास के दोनों ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे अपने आज के इस सेशन की। एंड गाइज, इससे पहली क्लास में हमने टीचर्स की ट्रेनिंग पर बात करी थी कि किस तरह से कौन कौन सी ट्रेनिंग्स, किस टाइप की ट्रेनिंग्स टीचर्स को प्रोवाइड की जाती है सर्विस में रहते हुए और सर्विस स्टार्ट करने से पहले, यानी प्री सर्विस ट्रेनिंग, इन सर्विस ट्रेनिंग, जिसमें हमने पी मोस्ट सॉफ्ट इन दोनों के बारे में भी बात करी थी बहुत बेहतरीन ढंग से। तो अब इससे आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करेंगे। सो गाइज, टीचर्स की ट्रेनिंग की तो बात हो गई, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी जानना होगा कि टीचर्स के लिए जो करिकुलम फ्रेमवर्क बनाए गए इसका क्या उद्देश्य था। जिस तरीके से बच्चों के लिए NCF तैयार किया जाता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है, उसी तरह यहाँ पर टीचर्स के लिए भी, एलिमेंट्री टीचर्स के लिए भी NCF तैयार किया गया 2009 और 10 में। ठीक है, तो हम बात करेंगे वो कौन कौन से फीचर्स है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन फॉर एलिमेंट्री टीचर्स। तो किस लिए तैयार किया गया था करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर्स के लिए? ताकि टीचर्स एजुकेशन जो है इसकी क्वालिटी इंप्रूव हो, जिससे कि अच्छे शिक्षक तैयार हो और वे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराए। तो इसके लिए यहाँ पर एक जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर्स के लिए भी तैयार किया गया। इसके साथ साथ इसका मेन उद्देश्य ये था, क्योंकि देखो ऐसा तो नहीं है कि खाली बच्चे और विद्यालय से जो है पूरी शिक्षा बच्चों को मिल जाएगी। शिक्षक, शिक्षा और स्कूल तीनों ही आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, है ना। टीचर्स हो गए, टीचर एजुकेशन एंड स्कूल एजुकेशन आर इंटरडिपेंडेंट, है ना। शिक्षक की शिक्षा और स्कूल शिक्षा आपस में निर्भर होती है एक दूसरे के ऊपर। अगर शिक्षक के पास अच्छी गुणवत्ता वाली जो है शिक्षा होगी तो जाहिर सी बात है स्कूल का भी उसमें इम्प्रूवमेंट होगा या स्कूल एजुकेशन को भी इम्प्रूव करेगा। तो ये आपस में इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। देन हम बात करेंगे अब प्राइमरी स्टेज के लिए, क्लास 1 to 5 के लिए टीचर्स के लिए क्या फ्रेमवर्क तैयार किया गया था। सबसे पहला पॉइंट इसमें है एम्पावर टीचर्स विद ट्रेनिंग टू अंडरस्टैंड सोसाइटल कॉम्प्लेक्सिटीज एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। कि सबसे पहले यहाँ पर शिक्षकों को तैयार किया गया ताकि वो समाज की जो जटिलताएं हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, उनको समझे और साथ ही साथ ऐतिहासिक विकास को समझने के लिए इनको प्रशिक्षण दिया गया, ट्रेनिंग दी गई टीचर्स को, ताकि वो समाज की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उनको समझे और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को समझे, तभी तो वो बच्चे को सिखा पाएगा। ठीक है, तो पहला तो यही था इसका उद्देश्य। देन ट्रांसफॉर्मिंग या ट्रांजिशनिंग टीचर रोल फ्रॉम ट्रेडिशनल टीचिंग टू फैसिलिटेट लर्निंग। जो पुराने टाइम से एक ट्रेडिशनल मेथड चला हुआ आ रहा था टीचिंग का, है ना, जिसमें बच्चे को सिर्फ व्याख्यान की हेल्प से, लेक्चर की हेल्प से सिखाया जाता था, यहाँ पर टाइम था उसको बदलने का। तो ट्रेडिशनल टीचिंग से टीचर को लर्निंग ओरिएंटेड और चाइल्ड ओरिएंटेड जो है बनाने के लिए ये एक ट्रांजिशन का इसने काम किया। इस फ्रेमवर्क ने पारंपरिक शिक्षण से शिक्षण के साधन के रूप में शिक्षकों की भूमिका में परिवर्तन लेकर के आए।
साथ ही फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क विद अडेप्टेबिलिटी टू लोकल एनवायरनमेंट, स्थानीय आवश्यकता के अनुकूल जो है ये एक लचीली रूपरेखा थी, या आप कह सकते हैं ताकि शिक्षक और विद्यालय दोनों ही बच्चों की ज़रूरत के अनुसार जो है वहाँ की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अपने आप को ढाले और बच्चे की लर्निंग पर फोकस करें। इसके साथ साथ ये इम्फेसाइज करता था ट्रेनिंग फॉर डीपर इंसाइट, यानी गहरी अंतर्दृष्टि के लिए प्रशिक्षण पर जोर देना इसका जो है मेन काम था। साथ ही फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल फ्रेमवर्क फॉर लोकल नीड, जो कि हमने अभी बात करी कि स्थानीय आवश्यकताओं के लिए लचीला और अनुकूल रूपरेखा तैयार की गई। फोकस ऑन टीचर्स एज फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, टीचर को एक फैसिलिटेटर के रूप में यहाँ पर बताया गया इस जो है फ्रेमवर्क में कि टीचर जो है वो एक फैसिलिटेटर होता है जो कि लर्निंग को, बच्चे की लर्निंग को फैसिलिटेट करता है ना, सीखने के साधन है टीचर। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाता है हमारा रोल ऑफ टीचर एजुकेटर, यानी टीचर का क्या रोल था एज एन एजुकेटर। तो यहाँ पर बताया गया है कि कॉन्टिन्यूअस प्लानिंग, एनालाइजिंग, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग थ्रू आउट द कोर्स, टीचर का यहाँ पर क्या रोल था कि पूरे पाठ्यक्रम के दौरान टीचर का काम था प्लानिंग करना, योजना बनाना, साथ ही साथ एनालिसिस करना, विश्लेषण करना और निगरानी करना और मूल्यांकन करना। ये टीचर का एज ए फैसिलिटेटर रोल रहता है कि वो साथ साथ जो है योजना बनाता हुआ चले, एनालाइज करता हुआ चले, मॉनिटर करे और साथ ही साथ बच्चों की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट जो है थ्रू आउट द कोर्स करता हुआ चले। अब यहाँ पर बताया गया है कि इवैल्यूएशन के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, टूल्स होते हैं, है ना, इवैल्यूएशन किया क्यों जाता है, उसका क्या पर्पस है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले वही देखते हैं। तो इस यूनिट में आपको बताया गया है इवैल्यूएशन सब टॉपिक के बारे में, जिसमें सबसे पहले है इवैल्यूएशन का पर्पस। देखो इवैल्यूएशन का पर्पस है डिटरमाइन अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोग्राम इफेक्टिवनेस, ये पता करना कि जो हमने बच्चों को पढ़ाया है ना, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे टीचिंग लर्निंग, क्या वो फुलफिल हुए हैं, अचीव हुए हैं पूरे इफेक्टिव तरीके से, ये हमारा पर्पस रहता है इवैल्यूएट करने का एज ए टीचर। साथ ही कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एक बेहतर तरीका होता है इवैल्यूएट करने का, ना कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, है ना। यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस चले, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन हो थ्रू आउट द प्रोसेस, नॉट जस्ट एट द एंड, कि ना सिर्फ एक बार ही जो है कोर्स की समाप्ति होने पर अंत में एक बार इवैल्यूएट करने से बेहतर होता है कि हम साथ साथ कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन बच्चे का करते हुए चले। अब ज़रूरत क्या है, नीड क्या है सीसीई की, क्योंकि सीसीई यानी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या करता है, बच्चे की जो भी उसको समस्याएं आई रहती है, प्रॉब्लम्स रहती है लर्निंग में कोई भी, उसको साथ साथ उसका निपटारा करने में, उसको रिजोल्व करने में जो है हेल्प करता है, और टीचर को भी साथ के साथ पता चलता रहता है बच्चे की परफॉर्मेंस के बारे में। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि टूल्स क्या क्या हो सकते हैं इवैल्यूएट करने के, या फिर टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन। तो हम सभी जानते हैं कि भैया एक तो तरीका यही होता है इवैल्यूएट करने का, जांचने का बच्चे की परफॉर्मेंस को, कि कोई टेस्ट ले ले, पेपर पेंसिल टेस्ट ले लिया जाए, जिसमें बच्चे को या तो ऐसे लिखने को दे दो, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो पहला मेथड तो क्या हो गया, पहला टूल क्या है इवैल्यूएशन का, पेपर पेंसिल टेस्ट। दूसरा है ओरल एग्जामिनेशन, और थर्ड है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। इसमें ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाती है बच्चे की, थर्ड जो टूल है इवैल्यूएशन का, और यही सबसे बेहतर है ना। इसमें पूरी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट की जाती है बच्चे की, और इसमें अलग अलग मेथड्स को यूज करते हैं, चेकलिस्ट बनाते हैं टीचर्स, या रेटिंग स्केल्स बनाते हैं, या ऑब्जर्व करते हैं बच्चे की परफॉर्मेंस को, तब इवैल्यूएट करते हैं। तो सबसे बेहतर मेथड इसमें कौन सा होता है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन वाला, जो डिफरेंट ये तरीके बताए गए हैं, इनकी हेल्प से किया जाता है। समझ में आया कि
इवैल्यूएशन होता क्या है, पर्पस क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है और कौन कौन से टूल्स है इवैल्यूएट करने के। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन के लिए वर्तमान में कौन कौन सी जो है नए नए मॉडल्स लॉन्च किए गए गवर्नमेंट के थ्रू, है ना, क्या क्या चीज़ें आई। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन से रिकमेंडेशंस या कौन कौन से मॉडल्स जो है सरकार के द्वारा लाए गए एलिमेंट्री एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। तो इसमें सबसे पहली जब बात शुरू होती है तो यहाँ पर शुरुआत इसकी कर दी थी एजुकेशन कमीशन या कोठारी आयोग, जो कि 1964 में बनकर के या 1964 में जो है 1964 से 1966 के बीच आया। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, है ना, एजुकेशन कमीशन के बारे में। कौन थे इसके अध्यक्ष बता दो जरा एक बार, पूरे डिटेल में जान चुके हैं, लेकिन यहाँ इसका जिक्र करना जरूरी इसलिए है क्योंकि इसी की हेल्प से जो है या इसी ने रिकमेंड किया था कि टीचर्स के लिए भी जो है क्या किया जाए, नए नए कोर्सेज लाए जाए, है ना। टीचर्स एजुकेशन को भी बढ़ावा देने का काम किसने किया था, एजुकेशन कमीशन ने किया था, जिसकी रिकमेंडेशन पर फिर यहाँ पर क्या चलाया गया, बहुत सारे कोर्सेज चलाए गए एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन के लिए, जिनमें से एक नाम है जिसको आप सभी जानते हैं, DLED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, आप में से ज्यादातर लोगों ने DLED किया होगा। तो चलिए एक बार मोटा मोटी इसके बारे में जान लेते हैं कि इस जो है प्रोग्राम की हेल्प से क्या कराया जाता है ना, क्या उद्देश्य है, कैसे ये एलिमेंट्री एजुकेशन को बढ़ावा देने का काम करेगा या टीचर्स की किस हद तक ये हेल्प करता है, शिक्षा का ये मॉडल हेल्प करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या होती है DLED करने के लिए। तो कोई भी विद्यार्थी जिसने कि 12वीं कक्षा को पास कर लिया है ना, अपनी 12th कंप्लीट कर ली है, स्कूलिंग कंप्लीट कर ली है, वो जो है एडमिशन ले सकता है अगर वो एलिमेंट्री स्कूल्स में टीच करने की इच्छा रखता है, विश रखता है, तो वो एलिजिबल है DLED करने के। ये 2 साल का एकेडमिक सेशन होता है और साथ ही साथ 6 माह की इसमें इंटर्नशिप भी कराई जाती है, सभी को पता है ये। तो इसमें क्या क्या होता है, इसके करिकुलम में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले बात आती है थ्योरी की, तो इसमें 9 पेपर होते हैं ना, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में यहाँ पर 8 पेपर होते हैं, जिनमें थ्योरी और उसके साथ साथ प्रैक्टिकल वर्क भी दिया हुआ रहता है। और आप जो है माइक्रो टीचिंग की हेल्प से इसमें प्रैक्टिकल जो है गिवन होते हैं, तो यहाँ पर प्रैक्टिकल हो गए। देन थर्ड आता है, इसमें थर्ड कंपोनेंट है इसके करिकुलम का इंटर्नशिप। 6 माह की इंटर्नशिप जो आप अपने किसी भी विद्यालय में जाकर के अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करते हैं, तो ये तीनों ही कंपोनेंट हो जाते हैं DLED के करिकुलम के। समझ में आई आप सभी को बात, ये सब आप पहले से जानते हैं, बस यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा समराइज किया है। यहाँ आपको हिंदी में बताई गई है वही सारी चीजें जो मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन की। यहाँ पर हम साथ के साथ बात कर लेते हैं कि कौन कौन से नए इनिशिएटिव्स चलाए गए या कौन कौन से इनोवेटिव कोर्सेज चलाए गए एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन के लिए। ठीक है, जिनमें एक कोर्स DLED की हमने बात कर ली है। और कौन कौन से कोर्सेज होते हैं भैया, 1 ईयर BEd कोर्स कराया जाता है ग्रेजुएट्स को। ठीक है, BEd इन एलिमेंट्री एजुकेशन, 1 ईयर कोर्स इक्विवेलेंट टू ए 2 ईयर डिप्लोमा, ये 2 साल के डिप्लोमा के बराबर होता है, क्योंकि ये जो है ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट होता है, इसलिए 1 साल की BEd के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। नेक्स्ट है बैचलर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको आप BLED कहते हैं। ये BLED प्रोग्राम 4 साल का होता है ना, 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है ये, जो कि 12th के बाद किया जाता है। इसका कॉन्सेप्ट जो है ये लाया गया था मौलाना आजाद सेंटर की तरफ से, इसको शुरू किया गया था कब, 1994-95 के दौरान इसको लॉन्च किया गया था। साथ ही साथ इंटीग्रेशन किया गया था इसमें सब्जेक्ट नॉलेज, ह्यूमन डेवलपमेंट और पैडागोजिकल नॉलेज और कम्युनिकेशन स्किल जैसे जो है विषयों पर इस पर जोर दिया गया था इसमें। इसके साथ साथ ब्रिज कोर्स भी कराया जाता है, जो कि यूपी में फेमस है बहुत, ब्रिज कोर्स।
ये कराया जाता था स्पेशल बीटीसी प्रोग्राम फॉर बीएड ग्रेजुएट्स, जिन्होंने बीएड की हुई है और अगर वो प्राइमरी में शिक्षक बनना चाहते थे तो उनके लिए एक ब्रिज कोर्स चलाया गया था, ठीक है, ताकि वो फिर बीटीसी प्रोग्राम के इक्विवेलेंट हो जाए, ठीक है। तो 6 माह का ये कोर्स होता था जिसको करने के बाद जो है प्राइमरी के अध्यापक भी बीएड ग्रेजुएट्स बन सकते थे। आगे हम बात करेंगे दोस्तों आज के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर या आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। अभी तक हमने बाकी बची चीजें कंप्लीट कर ली है। यहां से हम पढ़ेंगे टीचर एज ए रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर का मतलब अगर हिंदी में जानना चाहे तो होता है विमर्शी चिंतन, ठीक है। अब इससे हम समझते क्या है, पहले एक बार मैं इसका छोटा सा ओवरव्यू आपको दे देती हूँ। मान के चलिए एक टीचर है, उसने क्लासरूम में पढ़ाया और पढ़ाने के बाद उसने क्या किया, उस पर दोबारा से विचार किया, ठीक है। उसने बाद में देखा कि जो मैंने अपना लेसन प्लान बनाया था, क्या उसके अकॉर्डिंग मैंने जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, क्या मैं उनको फुलफिल कर पाया हूँ या क्या क्या कमी रह गई जिनको आगे सुधार किया जा सकता है, ठीक है। तो यानी जो भी उसने कार्य किया उसके बारे में अगर वो बाद में क्या करता है, रिफ्लेक्शन, या आप कह लो कि मिरर में खुद को देखता है कि भाई क्या क्या खामियां हैं, है ना, क्या क्या खामियां हैं, कहाँ कहाँ सुधार किया जा सकता है, कहने का अर्थ ये है, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर। चलो इसको थोड़ा आगे समझते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्या करता है, रिफ्लेक्टिव जो प्रैक्टिस होती है अलाउ करती है टीचर को टू असेस सिचुएशन एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स नीड्स। ये क्या करती है कि अगर छात्रों की आवश्यकता के अनुसार जो है टीचर को समय समय पर निर्णय लेने की अनुमति देता है कि भाई बच्चे की सिचुएशन के देखते हुए, उसकी नीड्स को देखते हुए अगर कोई चेंज किया जाना चाहिए तो वो अगली बार उसमें वही चीजें इंक्लूड करके फिर टीच करता है, पढ़ाता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी परिभाषा दी गई है, डेफिनेशन दी गई है जो आपको पता होनी चाहिए। चलो देख लेते हैं। बॉन्ड एंड वॉकर ने क्या कहा रिफ्लेक्शन के बारे में या रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर के बारे में। इसने बताया कि रिफ्लेक्शन इज ए जेनेरिक टर्म फॉर इंटेलेक्चुअल एंड अफेक्टिव एक्टिविटीज टू एक्सप्लोर एक्सपीरियंसेस लीडिंग टू न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन। इन्होंने कहा कि चिंतन उन बौद्धिक और भावनात्मक गतिविधियों के लिए एक सामान्य शब्द है जिनमें व्यक्ति अपने अनुभवों की खोज के लिए संलग्न रहता है ना, कि अपने जो एक्सपीरियंस उसने गेन कर लिए है उसको वेरीफाई करता है या उस पर सोच विचार करता है, उस पर चिंतन करता है ताकि एक नई समझ जो है उसको प्राप्त हो सके। समझ में आई आपको बहुत अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर जो है उसके अभ्यास में क्या क्या शामिल होता है। तो सबसे पहला तो वो क्यों करता है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, ताकि इम्प्रूव कर सके, है ना। पहली बार से जो उसने पहले एक्शन लिया था उससे जो कुछ उसने नया सीखा, उस नए सीखे हुए को नए एक्शन में जो है लेकर के आ सके ताकि उसकी परफॉर्मेंस इनहांस हो। दूसरा है लिंकिंग थॉट एंड एक्शन। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर जो है सबसे पहले तो इम्प्रूवमेंट पर फोकस करता है, देन जो उसके विचारों में है, जो उसके थॉट्स में है, उनको अपने एक्शंस में लेके आने का काम करता है। थर्ड है क्रिटिकल एनालिसिस, यानी थिंकिंग क्रिटिकली अबाउट वंस एक्शन टू इम्प्रूव प्रोफेशनल प्रैक्टिस। यानी वो अपने जो भी उसने एक्शंस लिए हैं उस पर क्रिटिकली या जो है उस पर क्रिटिकल थिंकिंग करता है, सोच विचार करता है और देखता है कि कैसे अपने एक्शंस को इम्प्रूव कर सकता है और अपने प्रोफेशनल जो है प्रैक्टिस में इम्प्रूव हो सकता है या अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सकता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर की ये पहचान होती है कि वो अपने अभ्यास में क्या क्या शामिल करता है। इसके अलावा जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर होता है वो क्या करता है, अपने एक्सपीरियंस से क्या करता है, सीखता है। सो लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। साथ ही साथ इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच वो अपनाता है, यूजिंग डीप केयरफुल थॉट टू इम्प्रूव टीचिंग प्रैक्टिसेस। अपनी टीचिंग प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए
वो क्या करा अपनाता है, इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच अपनाता है। ठीक है, अब अपने अनुभव से सीखता है और जिज्ञासा आधारित दृष्टिकोण जो है एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर का या चिंतनशील अभ्यासी जो अध्यापक होता है उसका रहता है। अब जो ये रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की बात जो हम कर रहे हैं, हमने जाना कि होता क्या है अभी तक, है ना, किसे कहते हैं रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर। अब हम बात करेंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, किसने इसके बारे में सबसे पहले बताया, वो देखते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले अब यहाँ पर हम बात करेंगे जॉन डीवी की, कि जॉन डीवी का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन रहा। तो सबसे पहले या प्रथम बार रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के बारे में किसने बताया, सबसे पहले बताया जॉन डीवी ने। ठीक है, ये वर्ड सबसे पहले कौन लेकर के आया, जॉन डीवी। तो फर्स्ट एजुकेशनल थ्योरिस्ट थे जिन्होंने प्रपोज्ड किया टीचर्स की प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने का थ्रू रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले बात करी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की, किसने, जॉन डीवी ने। साथ ही इन्होंने एक जो है डेफिनेशन दी कि रिफ्लेक्टिव थॉट इज एक्टिव, परसिस्टेंट एंड केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ एनी ब्रीफ और सपोज्ड फ्रॉम फॉर्म ऑफ नॉलेज, कि चिंतनशील विचार किसी भी विश्वास या कथित ज्ञान के रूप में सक्रिय, निरंतर और सावधानी पूर्वक विचार है। ठीक है, ये इनकी क्या है, डेफिनेशन है जो जॉन डीवी ने दी। तो एक बार इसको डेफिनेशन को देखे रखो कि इसके बारे में जॉन डीवी ने क्या बात कही है। अब यहाँ पर इन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं, की कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर। ठीक है, ये रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के बारे में जॉन डीवी ने 3 कंपोनेंट्स बताए या फिर 3 घटक बताए। कौन कौन से, पहला है ओपन माइंडनेस, यानी खुली विचारधारा या खुली मानसिकता। ये इन्होंने क्या बताया, इसका रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का कंपोनेंट बताया कि अगर कोई रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर बनना चाहता है तो सबसे पहले उसके लिए क्या जरूरी है कि वो खुली मानसिकता वाला हो, है ना, नई नई जानकारी खोजना, नए विचारों को शामिल करना उसके व्यवहार में हो। दूसरा इसका कंपोनेंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व अपना समझता हो। ठीक है, एंड थर्ड वन है होल हार्टेडनेस, यानी अपने पूरे समर्पण, एक निष्ठता के साथ वो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसिंग करे ताकि अपने शिक्षण को नियमित अभ्यास के रूप से उसकी समीक्षा करके उसमें सुधार कर सके। तो ये 3 की कंपोनेंट्स आपको याद होना चाहिए। वो पूछ लेता है इनमें से कौन सा, है ना, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का कंपोनेंट नहीं है। तो 3 ये देगा और एक कोई अलग दे देगा और आपसे पूछ लेगा, तो आपको ये तीनों पता होने चाहिए कौन कौन से हैं, ओपन माइंडेडनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, होल हार्टेडनेस। हिंदी में अगर बात करें, खुली मानसिकता, उत्तरदायित्व और एक निष्ठता। समझ में आया इतना आप सभी को? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, आई होप इतना आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पे हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जिसका नाम है नॉलेज इन एक्शन। नॉलेज इन एक्शन क्या होता है, किसने ये टर्म दी, सबसे पहले ये समझते हैं। इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया डोनाल्ड शॉन ने। ठीक है, डोनाल्ड शॉन ने 1983 में एक टर्म इंट्रोड्यूस करी जिसका नाम था नॉलेज इन एक्शन। नॉलेज इन एक्शन क्या है, नॉलेज इन एक्शन रेफर करता है उस नॉलेज को, उस ज्ञान को जो कि टास्क कैरी आउट करते समय रिवील होता है या प्रकट होता है, यानी वह ज्ञान जो कार्य करते समय प्रकट होता है उसको हम नॉलेज इन एक्शन कहते हैं। इसको समझाने के लिए इन्होंने 3 एस्पेक्ट्स बताए। रिफ्लेक्टिव प्रोसेस के 3 एस्पेक्ट्स कौन कौन से इन्होंने बताए, एस्पेक्ट्स कह लो, टाइप्स कह लो, है ना। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर के 3 टाइप्स इन्होंने बताए। कौन कौन से, रिफ्लेक्शन इन एक्शन, रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन और रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन। ये क्या है, ये तीनों, इसके मतलब क्या है, चलो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रिफ्लेक्शन इन एक्शन, यानी कार्य करने के दौरान। रिफ्लेक्शन इन एक्शन यानी कार्य करने के दौरान जो है विचार करना, कार्य करने के दौरान विचार करना। किस पर,
जो भी हम एक्शंस उस समय ले रहे हैं उनके बारे में या अपने किसी प्रीवियस एक्सपीरियंस के आधार पर हम क्या करते हैं, अगर विचार विमर्श उस समय करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि रिफ्लेक्शन इन एक्शन, यानी कार्य करते करते विचार चिंतन करना या विमर्श चिंतन करना, रिफ्लेक्टिव जो है थिंकिंग करना। दूसरा है रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन, यानी कार्य पूरा होने के बाद सोचना कि हमारा जो है क्या क्या इसमें कमियां रही या किस तरीके से हम इसे और सुधार कर सकते हैं, है ना। उदाहरण के तौर पर अगर इसमें एग्जांपल मैं आपको दूं, रिफ्लेक्शन इन एक्शन, यानी अगर टीचर जो है क्या कर रहा है, एक्शन लेते लेते रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कर रहा है। उसने तभी देखा पढ़ाते हुए क्लासरूम में कि एक बच्चा है जिसको जो है बोर्ड पर देखने में समस्या आ रही है। तो उसने तुरंत क्या किया, बच्चे को वहां से उठाया और फर्स्ट वाली बेंच पर बिठाया। ठीक है, तो उसने क्या किया, बच्चे की प्रॉब्लम को तुरंत सोल्व कर दिया क्योंकि वो उस पर ध्यान दे रहा था उस समय, है ना। या फिर ये कह लो कि अगर बच्चे को समझ नहीं आया कुछ तो उसने दूसरे एग्जाम्पल से तभी के तभी समझा दिया। ये तो हो गया रिफ्लेक्शन इन एक्शन, कि कार्य करने के दौरान ही रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करना। दूसरा हो गया रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन, यानी कार्य पूरा होने के बाद, क्योंकि कार्य पूरा होने के बाद अगर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें एकदम से तो चेंज नहीं किया जा सकता, जो पहले पढ़ा चुके हैं नेक्स्ट टाइम इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन का मतलब है कार्य होने के बाद सोचना, रिफ्लेक्टिंग अपॉन द एक्सपीरियंस बिफोर इट बिगन एंड आफ्टर इट फिनिश्ड। इसमें हम एनालाइज करते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हुआ कि नहीं, हम उसमें सक्सेस हुए या फेलियर हुए अपने एक्शंस में। ठीक है, थर्ड है रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन। रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन का मतलब है किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उस पर क्या करना, विमर्शी चिंतन करना या रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करना किसी कार्य को शुरू करने से पहले ही। ठीक है, ताकि भविष्य में जो है उसमें सुधार किया जा सके या बेहतर तरीके से अपने एक्शंस को इम्प्लीमेंट किया जा सके, उसके बारे में पहले ही सोचना। तो ये 3 प्रकार के इन्होंने एस्पेक्ट्स बताए। किसने किसने बताए, तो डोनाल्ड शॉन ने रिफ्लेक्शन इन एक्शन, रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन और रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन। इसके साथ ही मेथड्स बताए इन्होंने 2 रिफ्लेक्शन के, नैरेटिव मेथड और रिफ्लेक्टिव जर्नल। तो ये दोनों आपको एज इट इज ध्यान रहने चाहिए, दोनों पॉइंट्स क्या इन्होंने बताया। तो मेरे ख्याल से आपको ये बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारी जो यूनिट नंबर 8 है वो कंप्लीट होती है और नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट नंबर 9 की शुरुआत करेंगे। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।